नाज़रीन, इस वक्त हम मदियान को छोड़ रहे हैं। आपने जो गेट इन्होंने बनाया हुआ है अल्लाह हाफिज़ का, वो देखा होगा अभी अपने यूट्यूब के फ्रेम पे। और हमारा जो कल का टारगेट था कि हम रात को कलाम पहुँचें, लेकिन हम कुछ इंजॉय करते हुए आए, कुछ हम निकले ही लेट। फिर कल हम थोड़े से गलत भी हो गए, तकरीबन 1 घंटा हमारा उसमें ज़ाया हुआ। और बहरहाल नतीजा ये निकला कि हम रात को सेफ़ली मदियान तक पहुँचे। और अल्लाह जो भी करता है वो बहुत अच्छा करता है। मदियान में जो हमें होटल मिला, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा होटल हमें मिला। होटल रिवर ग्रैंड नाम था, ओनर बहुत अच्छे थे। और हालांकि रात को जो हमें स्टाफ़ मिला, वो स्टाफ़ ने अच्छा खासा हमें एंटरटेन किया, गर्म पानी ये वो। हालांकि अमूमन ऑफ सीज़न में जो होटल वाले होते हैं वो स्टाफ नहीं होता और काफ़ी सारे जो है ना वो इश्यूज़ उनके होते हैं। लेकिन हमें बड़ा अच्छा जो है वो रात को वहाँ पे स्टे रहा, बड़े कंफर्टेबल हम सोए। और आपने वीलॉग में देखा है बाकी जो मामला कमरे का या उसका था। लेकिन उसके बाद जब हम नीचे आए तो जो होटल के ओनर थे वो भी आ चुके थे। और उन्होंने जब झंडे देखे हमारे बाइक पे, हमारे सीने पे झंडे देखे, तो कुछ जज्बात उनके जागे। उन्होंने हमें बुलाया, बड़ा इसरार किया। और इतना इसरार किया कि मैं और सरवत भाई जो हैं वो उनके खुलूस को ठुकरा नहीं सके। और उन्होंने हमें अपने तय एक बहुत मतलब मेहमान नवाजी का मुजाहरा किया, हमें नाश्ता करवाया। और जब हमने उनसे वजह पूछी तो वजह उन्होंने यही बताई कि मेरी और इस होटल के जो दूसरे ओनर हैं उनकी आज़ाद कश्मीर से बड़ी एक मोहब्बत है। और हजीरा का उन्होंने बताया कि मैं हजीरा में 3 साल जो है वो रह के आ चुका हूँ। आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ मेरा तल्लुक़ है। आपने कश्मीर का झंडा लगाया है, पाकिस्तान का झंडा लगाया है, तो ये एक छोटा सा समझें कि एक खिदमत का मौका है जो आप हमें ज़रूर दें। और इस हवाले से फिर हम उनको बिल्कुल भी ठुकरा नहीं सके। अच्छी गपशप हुई उनके साथ। और उसके बाद हम मदियान पुल पे आए, वहाँ हमें जो है वो हो गए ड्रोन शॉट्स वगैरह हमने लिए वहाँ पे। और ये सब कुछ करते करते तकरीबन 11 बजे का टाइम हो चुका है। और अभी हम मदियान से सिर्फ 1 से 2 किलोमीटर ही आगे आए हैं। और जगह का नाम बोर्ड एक आ गया है छम। छम हमारी तरफ आज़ाद कश्मीर में तो अमूमन पानी या झरने वाली जगह को कहते हैं। और इसके साथ ही एक बोर्ड आ गया है कि आगाज़ हदूद बहरीन। बहरीन नाज़रीन बड़ी खूबसूरत जगह है। मदियान के बाद कालाम जाते हुए ये एक बड़ा पॉइंट आता है और हम वहाँ से गुजरेंगे। डिटेल पे हम वहाँ पहुँच के ही बात करेंगे। लेकिन एक रात में मदियान में बहरीन में इससे पहले भी गुजार चुका हूँ। अपने टेलीकॉम इंडस्ट्री के जो मेरा प्रोफेशनल वर्क है उसके हवाले से मैं यहाँ आता जाता रहा हूँ। और बड़ी ही खूबसूरत जगह है, बड़े खूबसूरत लोग हैं। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि कम खूबसूरत जगह पर ज़्यादा टूरिज़म चल जाता है, लेकिन बदतहज़ीब लोगों के दरमियान में टूरिज़म नहीं चल सकता। जब तक आप मेहमानों को वेलकम नहीं करेंगे, उनके लिए आसानियाँ नहीं पैदा करेंगे, उनको एक वार्म वेलकम नहीं करेंगे, तो आप जन्नत के भी मालिक होंगे, कोई आपके इलाके में नहीं आएगा। और सवात और दीर के जो लोग हैं, इनकी जो एक अल्लाह ताला ने इनको खूबसूरती दी है वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो मेहमानों के साथ इनका सलूक होता है वो काबिल रश्क है। जिस तरह से ये वेलकम करते हैं, कल से मैं और सरवत भाई नोट कर रहे हैं कि जैसे ही हम किसी चेक पोस्ट पे आते हैं तो वो दूर से कैमरा या जनाब साहब हमारा झंडा देखते हैं, तो अभी हम पहुंचते नहीं हैं तो वो पहले इशारे करने लग जाते हैं कि आप डायरेक्ट निकल जाएं। तो मतलब ये पता नहीं अच्छी बात है या बुरी बात है, लेकिन बहरहाल मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि हमारे साथ ये रवैया इज़्ज़त की बुनियाद पे है। और जो टूरिज़म को यहाँ के लोग इज़्ज़त देते हैं ये उसकी बुनियाद पे है। और अल्लाह ताला फिर इनको सिला भी देता है। जिस किस्म के सैलाब मदियान और बहरीन में आते हैं और हर तीसरे साल ये पूरी होटल इंडस्ट्री तबाह हो जाती है, और फिर आप 1 साल के बाद देखते हैं कि अल्लाह ताला इनको कुछ इस तरह से एकोमोडेट करता है कि ये फिर से खड़े हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें इन लोगों की जो इखलाक है और उस इखलाक की बदौलत जो टूरिस्ट इनको दुआएं भी देते हैं और इनके साथ यहाँ आने को एंजॉय करते हैं, ये सारी बातें ही मेरे ख्याल से बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहरहाल हमारा सफ़र रवा दवा है। आज इंशाल्लाह हम कलाम पहुँचेंगे और कोशिश करेंगे कि आज हम रज के कलाम के राइट लेफ़्ट घूमें फिरें। और रात को फ़िलहाल तो यही लग रहा है कि हम कलाम में स्टे करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि शाम के मंज़र और सुबह के मंज़र ये वो मंज़र होते हैं जो किसी भी टूरिस्ट की जान होते हैं। वो वाले टूरिस्ट हम नहीं हैं कि गए, तस्वीरें खिंचाई और निकल आए। जब तक आप सुबह का मंज़र और शाम का मंज़र नहीं देख पाते, कैमरे में कैद करना एक और बात है, लेकिन जब आप किसी जगह के सुबह या शाम के मंज़र नहीं देख पाते, आप ये दावा नहीं कर सकते कि मैंने उस जगह को देखा है। तो आपसे गुफ्तगू करते करते इस वक्त बहरीन 3 किलोमीटर, कालाम 38 किलोमीटर और घबराल जो है वो समथिंग से ज़्यादा था, मैं देख नहीं पाया। और हाँ जी 60 किलोमीटर। तो सरवत भाई मेरे साथ कनेक्टेड हैं इंटरकॉम के थ्रू। और कल से बड़ी खूबसूरत हमारी गुफ्तगू होती रही ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर, बड़ा हमने इंजॉय किया। और रात हम यही डिस्कस कर रहे थे
कि कल के दिन में हमने 300 प्लस किलोमीटर सफ़र किया है, लेकिन ना हमें थकन थी और ना हमें इस चीज़ का एहसास था कि हमने इतना सफ़र इस ठंड में इस्लामाबाद से मदियान तक किया है। और मेरे ख़्याल से इसमें जहाँ हमारे जज्बे कार फरमा थे, वहाँ इंटरकॉम की जो है वो बहुत बड़ी काविश थी, जिसने हमें एहसास नहीं होने दिया कि हम सफ़र कर रहे हैं। और इंटरकॉम के बारे में ये कहना चाहूँगा कि अगर बाइक टूर में आप इंटरकॉम यूज़ करते हैं तो आपका जो सफ़र है वो वाकई सफ़र कहलाया जा सकता है। और अदरवाइज़ एक ख़ास हद के बाद आपका जो सफ़र होता है वो इंग्लिश वाला सफ़र बन जाता है। लेकिन इंटरकॉम के बदौलत इंग्लिश वाला सफ़र जो है वो आपके सफ़र में करीब भी नहीं फटकता। तो तमाम बाइकर से मैं कहूँगा कि थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें। 6-6 लाख के बाइक आपने रखे होते हैं, लेकिन इंटरकॉम आपके पास नहीं होता। ये आपकी सेफ्टी के लिए बड़ा ज़रूरी है। और उसके बाद जो इन्जॉय आप करने जाते हैं अपने साथियों के साथ, गैदरिंग, मेजर पार्ट ऑफ द जर्नी जो आपकी होती है वो तो आप रोड के ऊपर गुजारते हैं। तो उस वक्त आप फ्रेश होते हैं और आपका जो एनर्जी लेवल होता है बहुत अच्छा होता है। और इंटरकॉम की वजह से आप वो तमाम लम्हे अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करते हुए जाते हैं। तो ये एक्सपीरियंस जिस बाइकर ने इंटरकॉम यूज़ किया है, ये मेरे ख्याल से उसके अलावा कोई समझ ही नहीं सकता जब तक कि वो इंटरकॉम को इस्तेमाल नहीं। बाज़ार शुरू हो चुका है और ख़ूबसूरती में मेरी ज़ाती राय ये है कि ये मदियान से भी ज़्यादा खूबसूरत है। और मैं शायद बाइक पे आपको वो मनाज़र अभी इधर से गुजरते हुए ना दिखा सकूं, लेकिन जब मैं यहाँ पे रहा था तो बीच में एक आध जगह या चौक ऐसी भी आती है कि जहाँ पे दरिया के ऊपर बैठ के लोग खाना खाते हैं और होटलों के दरमियान में से दरिया गुजरता है और मछली का वहाँ पे कोई थोड़ा सा फार्म टाइप भी कोई चीज़ है और फ्रेश मछली वहाँ से जो है वो लोग पिकअप करते हैं और उसको खाते हैं। हम गुजर रहे हैं, बाज़ार आप देख रहे हैं, लोगों के चेहरों पर इस जाड़े के मौसम में, इस सर्दी के मौसम में धूप के साथ जो एक खुशी आप देख रहे हैं वो आप महसूस कर सकते होंगे। और ये वो बाज़ार हैं नाजरीन जो सैलाब की वजह से हर दूसरे तीसरे साल जो हैं वो डैमेज होते हैं, लेकिन इन लोगों का हौसला है, टूरिज़म से इनकी मोहब्बत है कि ये किसी तरह इन बाज़ारों को दिनों में दोबारा खड़ा करते हैं। और सरद भाई ये टोपी वाला है, देखें इधर से आपके मतलब की मिल रही है, तो नहीं तो आगे निकलते। मैं आगे हूँ? अच्छा, नहीं उतराई से पहले है, मैं तो अभी उतराई नहीं उतरा हूँ। आप आगे तो नहीं है मेरे से? या शायद मैं किसी और उतराई पे हूँ। अच्छा ठीक है। तो सरवत भाई की टोपी कल कहीं रह गई है, वो एक नई टोपी देखना चाह रहे हैं। और बाज़ार ये छोटा सा है और यहाँ पे एक जोंग का टावर था जिसके लिए मैं काम करने आया था और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा। आप देखें इस वक्त टूरिज़म पर मबनी जो टूर ऑपरेटर्स हैं उनकी गाड़ियाँ मुसाफिरों को लेकर आ रही हैं, जा रही हैं। और बड़ा ही विंटर टूरिज़म जो है वो कालाम और इस साइड पे बड़ा अच्छे पैमाने पर चलता है। और यहाँ का खूबसूरती अल्लाह की देन है, लेकिन यहाँ के लोगों का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स टूरिज़म वो बड़ा क्लासिक है, मुझे बड़ा वो अच्छा लगता है। और मैं ये समझता हूँ कि वो शायद सबसे मेजर मामला है टूरिज़म के यहाँ पे प्रमोशन के लिए। टूरिस्ट आपको राइट लेफ़्ट नज़र आ रहे हैं और थोड़ा सा माहौल आपको यहाँ पे, क्योंकि बहरीन में जहाँ तक मैंने अंदाज़ा लगाया लोकल आबादी काफ़ी कम है, यहाँ पे टूरिस्ट के हवाले से होटलिंग और ये जो कंस्ट्रक्शंस हैं ये ज़्यादा हैं। आपको टूरिस्ट ज़्यादा नज़र आएंगे, जगह थोड़ी है। बाज़ार तकरीबन 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के करीब बाज़ार है ये, और जिसमें तमाम कमर्शियल जो मामलात हैं होटलिंग के हवाले से, टूरिज़म के हवाले से। टाइम अब मुझे याद नहीं है, गालबन 11 बजे थे या 11:15 हुए थे, हम मदियान से निकले थे और इस वक्त हम कलाम में एंटर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जी हम कलाम में एंटर हो रहे हैं। सरवत भाई की हमने खूबसूरत सी तस्वीर भी यहाँ पे खींची है और ये इंट्रोडक्शन बोर्ड है वादी कलाम में खुशामदीद। इस बोर्ड के ज़रिए जो है वो खैबर पख्तूनख्वा टूरिज़म डिपार्टमेंट आपको कहता है वादी उतरोड़ यहाँ से 18 किलोमीटर है, शाही बाग 34 किलोमीटर है, महूडंड झील 35 किलोमीटर है और वादी गबराल 41 किलोमीटर है। तो अब हम जाते हैं, मेरे ख्याल से सरद भाई से मशवरा करेंगे। मुझे तो लगता है स्टे हमने यहीं करना है, तो पहले हम कोई होटल ढूंढ के मोटरसाइकिल होले कर लें और फिर मेरा ख्याल है उनसे थोड़ा मशवरा करके कि रास्ते चीज़ें कैसे हैं और फिर हम कहीं मेरे ख्याल से अगर निकलें तो आसानी रहेगी। तो अब ये कोरा पड़ा हुआ है जी, आप ये देखें, ये सरवत भाई देखें ये पेंट हुआ हुआ है जी, चेक कर रहे हैं आप? नहीं मैंने नहीं देखे जी, आप ये चेक करें जी। जी मैं आपको पता है बहुत सियाना हूं, इसीलिए मैंने आपको आगे किया है कि आप गुजर जाएं और आपके गुजरने के बाद मैं गुजरूंगा, क्योंकि मेरे मोटरसाइकिल से अगर गिर गया तो आवाज़ ज़्यादा आएगी, ये आप समझ सकते हैं। जी जी बस अब हो गया ना, इतना भी नहीं फ्री होते।
तो आपको पता है मैं 123 केजी का आदमी हूँ, अगर मैं गिरा तो आधा कलाम उठ के आ जाएगा कि ये क्या हुआ है यहाँ पे। माहौल है इस वक्त, आज गालिबन 8 जनवरी 2026 है और तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। होटल ही होटल नज़र आ रहे हैं, टूरिस्ट बड़े कम हैं। और आपको पता है हम ऐसे ही टाइम में जाते हैं कि जब हम खुद को बादशाह फील करें और टूरिस्ट कम से कम हो। और वीकेंड्स पे हमारी कोशिश होती है कि हम टूरिज़म प्लेसेस में ना जाएं ताकि हम उस जगह को ज़रा खुले दिल से एक्सप्लोर कर सकें। और आपसे गुफ्तगू करते करते ही मैं कालाम के तकरीबन दरमियान में आ चुका हूँ। बड़े कमाल के होटल्स यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। और सरवत भाई जो वो भाई ने कार्ड दिया था हमें मदियान वाले ने, उसको मेरा ख्याल है एक दफ़ा टच करते हैं। उनका जो होटल था दूसरा, देखते हैं कि वहाँ यहाँ पे उनका क्या माहौल है। तो बाकी हाँ, तो बाकी उन्हीं से मशवरा करते हैं या और किसी से ज़रा मशवरा कर लेते हैं कि यहाँ पे जो अट्रैक्शंस हैं कौन कौन सी हैं और हमें इस वक्त कहाँ पे जाना चाहिए, जीप पे जाना चाहिए, बाइक पे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। आई लव कालाम लिखा हुआ था, इसके साथ अभी हमने यहाँ पे तस्वीरें वगैरह बनाई हैं। और अब हम अपना मतलूबा होटल ढूंढते हैं। धूप बहुत अच्छी लगी हुई है और इसके बाद मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़रा इजी होके मेरे ख्याल से हम फिर कहीं निकलते हैं। रेफरेंस दिया था महबूब होटल का, इसमें हम आ चुके हैं कालाम में। और यहाँ यही पता लग रहा है कि महूडंड झील के रास्ते में, और वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ ज़्यादा है, बाइक्स नहीं जा सकते। रास्ते में एक जगह है, उसका कोई नाम बताया, अभी मुझे वो प्रोनाउंसिएशन उसकी नहीं समझ आ रही कि मैं कैसे बोलूँ। वहाँ तक बता रहे हैं कि बाइक्स जा सकते हैं, लेकिन अगर आप फील्डर गाड़ी या जीप अगर करते हैं तो उस पर आप इस वक्त महूडंड झील पर जाकर वापस आ सकते हैं। तो अभी हमने यही प्लान किया है कि कोई गाड़ी या देखते हैं बाइक कहाँ तक जा सकते हैं, और वहाँ से अगर हमें बाइक मिलती है कोई गाड़ी तो उस पर हम महूडंड झील की तरफ कोशिश करेंगे कि हम होके आ जाएं। और ज़ोहर की अज़ान शुरू हो चुकी है यहाँ पर, मेरे ख़्याल से 1:30 बजे के आसपास का वक्त है और ठंडी हवा चल रही है। और सरत भाई आ गए। पुल है जो कलाम बाज़ार के आखिर में राइट साइड पे मुड़ता है, और जहाँ से आप उतरोड़ या ओशो वैली, जो ओशो फॉरेस्ट है, महूडंड लेक है, ये जितनी भी मैक्सिमम अट्रैक्शंस हैं कालाम की, उनके लिए आपको ये पुल क्रॉस करना पड़ता है और इस साइड पे आना पड़ता है। फिर इसके आगे एक छोटा सा चौक आएगा, करीब ही है, जहाँ से उतरोड़ वैली और जो महूडंड, पलोगा, ओशो फॉरेस्ट, इनके जो रास्ते हैं वो अलहदा हो जाते हैं। और ये पहला कट आया है जहाँ से बेशाई का रास्ता जो है वो अलहदा हो जाता है। और ग्रीन टॉप यहाँ पे एक 3 किलोमीटर पे जगह है जो कि मैंने देखी नहीं है, लेकिन जिस तरह लोगों ने बयान की है तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो अड़ंगकेल या हमारे धीरकोट में एक मिनी अड़ंगकेल नामी जगह है, उस टाइप का एक मैडो है जो जंगल के बीचों बीच है। और ये इस वक्त मैं आगे आ चुका हूँ ओशो फॉरेस्ट की तरफ। ओशो फॉरेस्ट मेरे ख्याल से शुरू हो रहा है। आप लोग अक्सर जो वीडियोस चीज़ें देखते हैं वो आपको नज़र आती होंगी, इसी किस्म का रोड और जंगल की। और यहीं से आगे एक चौक आएगा जहाँ से आप उतरोड़ वैली को लेफ़्ट हो जाते हैं, मेरे ख्याल से वो आ गया है, और वहाँ से राइट जो है वो आप जा सकते हैं महूडंड, पलोगा और इस तरफ। और इस वक्त आप देखें कि यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि ब्लू वाटर, जानशेई मेडोज़, अंद्राब झील, कंडोल झील और अजमीस झील, ये सारी अट्रैक्शंस हैं जो कि यहाँ से लेफ़्ट अगर आप जाएँ तो फिर मिलती हैं। तो हम चूँकि महूडंड लेक की तरफ जा रहे हैं तो हम यहाँ से राइट लेंगे इंशाल्लाह, और देखेंगे अगर टाइम बचा तो इस तरफ भी जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आप नज़ारे देखें ओशो फॉरेस्ट के। ओशो फॉरेस्ट बड़ा डेंस फॉरेस्ट है और उसके बीच में से जो ये रोड है ये इसको डिस्टिंग्विश करती है बाकी लोकेशन से। महूडंड झील की तरफ ही जाना है और लोगों ने हमें ये समझाया है कि पलोगा नामी कोई जगह है जहाँ से आगे हम बाइक्स नहीं लेके जा सकेंगे, और उससे आगे जो है वो ब्लैक आइस बहुत शदीद किस्म की है। और हमने ये सोचा कि चलें जहाँ तक बाइक जाते हैं वहाँ से फिर देखेंगे गाड़ी वगैरह का क्या सीन बनता है। फ़िलहाल हमें लोगों ने मशवरा यही दिया हुआ है कि आप वैसे एंजॉयमेंट के लिए आगे जाते हैं बाइक पे तो जाएं, लेकिन महूडंड झील पर आप जो है वो बगैर जीप और चेन वाली 4x4 गाड़ी के अलावा आप नहीं जा सकते। तो बहरहाल जो पलोगा जगह इन्होंने बताई है, हमारा प्लान यही है कि हम वहाँ तक जाएंगे। और एक जीप वाले भाई हैं, उनको हम सेटिंग करके आ चुके हैं, वो भी पीछे पीछे आ रहे हैं, और वो वहाँ पलोगा पे हम इंशाल्लाह बाइक्स खड़े करेंगे और फिर उनके साथ हम महूडंड झील जाएंगे। हाँ नाज़रीन, इस वक्त आप मनाज़र देखें, वादी खुल रही है, सामने जो है वो सरवत भाई के बकौल नांगा पर्वत की बहन जो है वो नज़र आना शुरू हो गई है। और जैसे जैसे वादी खुल रही है, हाइट हम अटेन कर रहे हैं, वैसे वैसे ऐसे लग रहा है कि बर्फ़ हमें गले लगाने को तैयार बैठी है। और कोहरा भी आ चुका है, और कोहरा वो चीज़ है कि जिस पे आप कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय गैरत खाने के। तो और मोटरसाइकिल
और गैरत यही है कि आप बगैर ब्रेक लगाए आराम सुकून से जो है वो इसको ड्राइव करें। अगर आपने यहाँ पे ज़रा सा भी कोई गड़बड़ की तो मोटरसाइकिल आपको बता देता है कि आप कितने तुर्रम खान हैं। इस वक्त हम ओशो फॉरेस्ट से तो आपको हमने रोशनास कराया, लेकिन आगे हम आए हैं तो एक गांव आया है जिसका नाम ओशो है, जिससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इसी गाँव के नाम पर शायद उस जंगल का भी नाम है। और सरबत साहब अभी अपना एक बना रहे थे वीलॉग, जिसमें उन्होंने कहा कि हम चूँकि आज़ाद जम्मू कश्मीर के वासी हैं, इसलिए इस ठंड में हमने जो है वो कालाम बाइक्स पे आने की हिम्मत की। तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहरी होने के हवाले से तो बेशक ये बात आपकी ठीक है, लेकिन इसमें असल क्रेडिट जो है वो हमारे सियासतदानों का है कि जिन सियासतदानों ने हमें नील फरी जैसी सड़कें दी हुई हैं, जिन पे चल चल के हम इतने यूज्ड हुए हुए कि इस किस्म की जो फजूल किस्म की सड़कें हैं उन पे आने से हम डरते ही नहीं हैं। तो ये जो पॉइंट है ये सरवत साहब थोड़ा सा मिस करके थे, तो मैंने कहा चलें उनके पेज से आप वो पॉइंट देख लें और मेरे पेज से आप ये वाला पॉइंट देख लें। तो अभी पुलिस वाले भी अभी आ गए हैं, देखते हैं ये क्या करते हैं हमारे साथ। इससे पहले तो जितने भी आए हमारे साथ लोग, उन्होंने बड़ा अच्छा किया। अस्सलाम वालेकुम। बस ये कह रहे हैं जी आप जाएँ, आपकी ज़रूरत नहीं है, आपके झंडे ही काफ़ी हैं। तो ये बड़ा एक अच्छा ट्रेंड हमने देखा है। सिक्योरिटी वाइज तो वाकई इसमें गड़बड़ भी हो सकती है, लेकिन चूँकि यहाँ कोई ऐसा बॉर्डर एरिया या उस तरह का कोई मामला नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये शायद लिबर्टी लेते हैं इस चीज़ की और टूरिस्ट को सपोर्ट करते हैं। लेकिन बहरहाल मज़ा तो आता है ना जब आपको कोई दूर से इशारा करे भाई तो नहीं ऐसी रोकना, तुसी जाओ, ठीक है ना, वो एक बदमाशी तो फील होती है ना आपको। ये भी एक आपका सही सवाल है कि बोतलें भी ठंडी कर रहे हैं और शहद भी ठंडे कर रहे हैं। तो ये बड़ा आपने कमाल सवाल किया कि इतनी ठंड में मजीद जो है वो बोतलों को ठंडा करके इन्होंने क्या कर रहा है। सरत भाई अगर आप राइट साइड पे देखें तो आप टॉप के ऊपर देखेंगे कैसा ज़बरदस्त जो है ना वो बर्फ़ का एक मामला है। लेकिन GoPro जो है ना इस हवाले से बड़ा कमज़ोर कैमरा है कि वो इस तरह के सीन्स को अचानक कैच नहीं कर पाता। हाँ जी, आप इंस्टा से ये सीन कवर करें। और मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा लोगों को कि कालाम में यकीनन बेहतरीन जो रिहायशी सहूलियात हैं वो मौजूद हैं, लेकिन इस रोड पर भी कहीं ना कहीं आपको कोई उक्का दुक्का होटल मिल जाता है। और अगर कोई कालाम की रश में नहीं रहना चाहता और थोड़ा सा आगे आके नेचर को मज़ीद करीब से देखना चाहता है तो उसके लिए भी ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन चूँकि ये ऑप्शंस बड़ी कम हैं तो इसलिए शायद ऐसे हो सकता है कि कोई आए और यहाँ पे उसे एकोमोडेशन ना मिले। तो लिहाजा अगर आप ये तजर्बा करना चाहते हैं तो आप बुकिंग करा के हैं। बड़ा अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है और नीचे कोहरा भी है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ज़रा डर भी लग रहा है। और वाकई लोग ठीक कह रहे थे कि अभी यहाँ शुरू में ही थोड़ा सा कोहरा मिल रहा है और आगे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि जो पहाड़ों पे बर्फ़ या मामलात हैं या जो गाड़ियाँ वापस आ रही हैं चेन लगाई हुए, उनकी हालत देख कर ये देखें जी आप सरवर साहब लेफ़्ट साइड पे देखें आप कि पार्किंग की क्या हालत है। तो मेरा ख्याल है कि वो लोगों ने ठीक बात की थी, हमें अपनी जीप का इंतज़ार करना चाहिए। और हाँ, और बेशक असी राजी हैं तो लेकिन ज़्यादा पंगा नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि असी आए हुए हैं कुछ 600-700 किलोमीटर दूर, इतों कोई चाह भी नहीं सानू 85 पहुँचना, सानू अपने 100 रुपये से, ठीक है। हाँ ठीक है। और कोहरे में जो है ना ब्रेकर भी आ गया है और आगे रोड बहुत तेरी वो थले थी लग गया जी, मेरा बहुत फिट करके लगा। नहीं आ गया मैं, लेकिन ये सुजुकी की ब्रेक थोड़ी डाउन होती है ना। और यहाँ अच्छा हाँ हैं यहाँ पे जो हम अभी नज़ारे थोड़ा सा आगे भी जाके वापस आए हैं, नज़ारे हमने देखे हैं तो हमें यही समझ आ रहा है कि ये एक बहुत अच्छा पिकनिक पॉइंट इन्होंने बनाया। बड़ी अच्छी वैली है, थोड़ा सा आप अगर ऊपर जाएं, वहाँ थोड़ा कोहरा था इसलिए मैं वीडियो वगैरह नहीं अभी फ़िलहाल बना सका। जीप आती है, उसमें बैठने के बाद जब हम आगे जाएंगे तो हम इंशाल्लाह वो भी आपको सीन्स दोबारा दिखाएंगे। लेकिन आप ये देखें, ये आप चेक करें कि ये पूरी की पूरी पार्किंग जो है वो कितनी ज़्यादा कोहरा है और क्या पोजीशन है इसकी। और अभी मैं रोड के करीब हूँ, आप देख सकते हैं कि पूरे का पूरा सीन आप देखें कि कोई 1 इंच जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे कम से कम 2.5-3 इंच कोहरा जो है वो ना पड़ा हो। पाकिस्तान के खूबसूरत झंडे हर जगह पे लगे हैं, रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, लोकल आबादी भी है, बिल्कुल ही प्योर पिकनिक पॉइंट नहीं है बल्कि आबादी के दरमियान में एक पिकनिक पॉइंट है। और लोग यहाँ आ रहे हैं, खाने पीने का इंतज़ाम है, शायद यहाँ पे कोई रहने का भी कोई रिजॉर्ट्स हों। ये अभी जीप वाले भाई आते हैं, उनसे भी हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेते हैं। और क्यानी साहब आपको नज़र आ रहे हैं अपना 360 सीधा करते हुए। और बस अब यहाँ वेट करते हैं और क्या करना है हमने, जीप हमारी आ जाए। और ये देखें एक्वा आपको एक नज़र आ रही है, टोयोटा करोला। अब अगर ये होते हमारी तरह हवेली के तो ये मोटरसाइकिलें साइड पे खड़ी करते, अपनी गाड़ी साइड पे खड़ी करते, 2 व्हील गाड़ी को इस तरह लेकर इसमें ना जाते। अब आप देखें कितना ज़ोर लगा के ये बाहर निकले। इस वक्त हम बहुडन झील की तरफ निकल चुके हैं और ये भाई मेरे साथ बैठे हुए हैं और बाकी जो साथी हैं वो आगे हैं।
और आपको पता है कि स्लिप के ऊपर पीछे वज़न ज़्यादा करना होता है, इसलिए मुझे पीछे बिठाया। हम इस वक्त महोडंड झील के रास्ते में हैं। ये हमारी गाड़ी है जो हमने अरेंज की थी इन भाइयों के साथ, और शेयरिंग पे हमें अल्लाह ने किया, टाइम नहीं हमारा ज़ाया हुआ। जैसे ही हम पहुँचे तो 5 लोग गाड़ी में जा रहे थे और 2 ही बंदों की कमी थी, और हम दोनों वहाँ फिट हो गए, मैं और सरबत भाई। और इस वक्त हम पलोगा एक जगह है, वहाँ तक कोई भी गाड़ी बाइक आ सकता है। पलोगा से इस वक्त हम कोई 10 मिनट के आगे खड़े हैं। पलोगा से आगे मुसलसल जो है वो सड़क जो है वो नज़र ही नहीं आ रही है, कोई शीशा ही नज़र आ रहा है, बिल्कुल ये पोजीशन है। और कुर्सी रख के यहाँ पे कुछ तस्वीरें तो बनती हैं। आपको पता है कि कुर्सी के बगैर मेरा काम नहीं चलता। यहाँ हम थोड़ा सा रेस्ट के लिए रुके हैं, और ये हमारे जो उस्ताद जी हैं ये रस्सियाँ बांध रहे हैं, जंजीरें बांध रहे हैं, और ताकि जो स्लिपिंग है उस पर रिस्क ना लें। मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने कहा 10 मिनट लेट जाएंगे लेकिन रिस्क फ्री होकर। माशाल्लाह जी, कलाम से जो है मॉडर्न लेक की तरफ हमारा सफ़र शुरू है। आहिस्ता आहिस्ता ऐसी सड़क आ गई है जिस पे कोरा पूरा सिल टाइप फ्रीज हुई है पूरी सड़क। जैसे नीचे यानी कि इसमें असफाल्ट को प्रेस किया गया है, ऐसे गाड़ियों ने इस बर्फ़ को प्रेस किया और ये मुकम्मल वहाँ पे जम चुकी है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन होने की वजह से जो ये इलाका है मुकम्मल फ्रीज रहता है अगले 3-4 महीने। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। सामने आप देख सकते हैं जितने भी तालाब हैं, पानी तो बहता हुआ है, उसको छोड़ के हर चीज़ फ्रीज है। ठीक है, हमने भी चेन लगाया हुआ है गाड़ी को, टाप गाड़ी जा रही है। ठीक है, ये बाकी टीमें पीछे, अवैस भाई सबसे पीछे इसलिए हैं क्योंकि गाड़ी स्लिप कर रही थी, उनका वजन कम है, वही बात मैं बोलूँगा। ठीक है, और ये गाड़ी हम शेयरिंग पे लेके जा रहे हैं। कुछ लोग पेशावर से हैं दोस्त और कुछ हम कश्मीर से हैं। हमने कहा सब मिक्स होकर गाड़ी ले जाते क्योंकि बाइक तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं था। हाँ, एक काम था कि अगर हम चेन लगाते हैं बाइक पे तो फिर आ सकते हैं, अदरवाइज बाइक यहाँ पे आना पॉसिबल नहीं है। ये चेक करें, वो सामने उस तरफ हम जा रहे हैं, वहाँ पे मॉडर्न लेक है और ये गाड़ियाँ वगैरह आ रही हैं। क्रॉसिंग बड़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि अगर यहाँ पे चेन ना हो तो फिर पॉसिबल ही नहीं है यहाँ से आगे जाना जी। और मैं कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बाइक लेके खासकर इस ट्रैक में आएँ। ये चेक करें, माशाल्लाह, हाय हाय हाय, ये नज़ारे चेक करें, ओए क्या बात है। नाज़रीन, हमारी गाड़ी का 4 व्हील काम नहीं कर रहा, तो ये जगह है जहाँ पर हम इस वक्त पहुँच चुके हैं, और मुझे ऐसे लग रहा है कि हमारा 15 से 20 मिनट अब पैदल लगेंगे महोडंड की तरफ। अल्लाह करे कि हम पहुँच जाएं, क्योंकि स्लिप बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और गाड़ी हमारी यहाँ से नहीं चढ़ी। हालांकि हम 4x4 जीप लाए थे, लेकिन उसका फ्रंट जो लॉक है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, और जंजीर भी लगी हुई है फिर भी काम नहीं कर रही। ये नाज़रीन, इस वक्त हमारी जो गाड़ी है वो ठीक हो गई और हम पैदल जा रहे थे, भाई वापस आ गए और हम दोबारा बैठे ही हैं कि महोडंडी तो पहुँच चुकी है। और ये महोडंडी झील है। हम ज़रा गाड़ी से निकल के भी आपको नज़ारे कराते हैं। आ गए हैं जी, और ये महोडंड झील का जो इनिशियल पॉइंट है पार्किंग का, वहाँ से व्यू है, और मुकम्मल जनाब शीशा हुआ है, शीशा, और छोटे छोटे सर्विंग पॉइंट्स बने हुए हैं, कॉफ़ी है और उसके बाद भुट्टे हैं, शहद है, इसके अलावा जो है वो पकोड़े, चिप्स, ये चीज़ें यहाँ पे वाफर मकदार में पाई जाती हैं। टाइम थोड़ा है, हम कोशिश करेंगे कि ड्रोन शॉट्स जल्दी से ले लें, उसके बाद जो है वो। इस वक्त हम महोडंड झील के दरमियान में खड़े हैं, और आपको पता है कि हम अक्सर ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता है, लेकिन लोग हमारी बात पे यकीन नहीं करते। इसलिए आज हमने स्पेशल जो है वो क्लॉक थर्मामीटर साथ रखा हुआ है। जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो जगह जा रहे हैं, हम साथ साथ टेम्परेचर के सबूत भी रख रहे हैं। अगर आप इस वक्त दिखा सकें तो जो इस जगह का टेम्परेचर है वो -11.7 है, और अब अभी मगरिब में 1 घंटा बाकी है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस जगह पे रात को टेम्परेचर कितना ड्रॉप होता होगा। जगह का नाम मैं आपको बताना भूल गया, इस जगह का नाम है महोडंड। यहाँ के लोकल लोग जो हैं उनसे जब हमने पूछा कि इस नाम का मतलब क्या है, तो उन्होंने बताया कि महू हम ट्राउट फिश को कहते हैं और डंड जो है वो हम झील को कहते हैं। तो इस झील में बेतहाशा ट्राउट फिश होती है, जिसकी वजह से इसका नाम जो है वो महोडंड है। कलाम से मेरे हिसाब से 1.5 घंटे का सफ़र है, लेकिन जो लोग वहाँ पे गाइड करते हैं वो 3-3.5 घंटे का बताते हैं, और किसी हद तक वो ठीक भी बताते हैं, क्योंकि जब आप इस झील के करीब आते हैं, ख़ास तौर पर विंटर के सीज़न में, तो इतना ज़्यादा कोरा और बर्फ़ जो ब्लैक आइस है वो होती है कि 5 मिनट का सफ़र जो है वो 25 मिनट का भी हो सकता है। तो वैसे जो सफ़र है वो 1.5 घंटे का, लेकिन अगर हालात ख़राब हों, रोड पर रश हो, तो ये 3 घंटे भी यहाँ पर लग सकते हैं। ड्रोन शॉट्स आपने देखे होंगे। झील अगर आप देखें तो झील में बर्फ़ के जो टुकड़े हैं वो तैर रहे हैं, और बोटिंग यहाँ पे हो रही है, खाने पीने का मुनासिब इंतज़ाम है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज़ाद कश्मीर में हमें लगता है कि टूरिज़म के हवाले से जो हमारे साथ एक इलेक्ट्रॉनिक तासुब का हम शिकार है कि यहाँ पर भी एक
टेलीकॉम साइट लगी हुई है और जिस पे मेरे ख्याल से कम दो नेटवर्क्स का जो है वो यहाँ पे सहूलत मौजूद है। लेकिन जब हम आज़ाद कश्मीर के टूरिज़म को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं तो जो डाटा हम क्रिएट करते हैं वो हमें अपलोड करने के लिए शायद 3 से 4 दिन का वक्फा करना पड़ जाता है, क्योंकि उन जगहों से वापस निकल के जब हम जाते हैं तो 3-4 दिन गुजर चुके होते हैं और अक्सर ऐसे वीडियोज़ या ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि इररेलेवेंट हो गई होती है। और दीगर इसकी वजह से हमारे जो टूरिस्ट हज़रात हैं, ख़ासतौर पर जो फैमिली टूरिज़म है, वो बड़ा डिस्टर्ब होता है। लोग अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ उस जगह पर नहीं जाते जहाँ पर सहूलत मौजूद नहीं होती। और ख़ास तौर पर ज़िला हवेली को अगर मैं बात करूँ तो कालाम की टक्कर की जगह हमारे पास भी मौजूद हैं। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि जब हमारे जैसे इलाकों में क्या बात है तेरी होता है कोई इंडियन एजेंट आ गया जी, ये कोई कह रहा है बजरंगबली की जय हो, तो हम तो ये बात नहीं कह सकते। आपको पता है हम तो बहुत सख्त वाले पाकिस्तानी हैं, तो इसलिए हम इनको रिस्पांस नहीं देंगे। बाकी मेरा ख्याल है जितनी तकरीर मुझे आई हुई थी वो सारी ख़त्म हो गई है और अब सरवत भाई की बारी है। नाज़रीन, इस वक्त हम महोडंड लेक से वापस जा रहे हैं और महोडंड लेक पर खाने पीने के अलावा बोटिंग का भी बड़ा अच्छा इंतज़ाम मौजूद है और बड़े रीज़नेबल रेट्स में 500, 600, 1000 रुपये तक जो है ना वो बोट पे लोग शेयरिंग करके जाते हैं। और पर बंदे की बात नहीं कर रहा मैं, पूरी लेक जो है वो इतने में झील वाले ऑफ़र कर रहे हैं। शायद ऑफ सीज़न है, लेकिन बहरहाल हम बड़े इंप्रेस हुए हैं कि यहाँ पे ये रेट्स चल रहे हैं और जो कुछ टूरिस्ट और भी हैं जो कि आते ला रहे हैं। और अब हम वापस इस वक्त हम महोडंड लेक से वापस आ चुके हैं और रूम में जाके हम थोड़े से फ्रेशअप हुए। मोबाइल गैजेट सारे हमने चार्जिंग पे लगाए हैं और ये हमारा होटल है। यहाँ से हम बाहर अब जा रहे हैं, मैं और सरवत भाई, खाना खाने और देखते हैं कालाम की रंगीनियाँ, कालाम के माहौल को, कालाम के खानों को आज एंजॉय करेंगे। और ये इस वक्त आज 8 जनवरी 2026 की रात ऑलमोस्ट 7:45 बजे की जो सड़क के बाज़ार के हालात हैं कालाम बाज़ार के। टेम्परेचर आज हमने आपको दिखाया कि महोडंड झील के ऊपर माइनस में टेम्परेचर जा रहा था। टेम्परेचर मैंने जेब में रखा हुआ है, टेम्परेचर मीटर। जिस होटल में हम बैठेंगे हम वहाँ भी देखेंगे कि वहाँ का क्या टेम्परेचर है। और जो मैंने ऐप से टेम्परेचर देखा है वो इस वक्त जो लाइव टेम्परेचर कालाम का चल रहा है, जो ओपन एयर टेम्परेचर है, वो -15 इस वक्त चल रहा है 8 बजे का। और यकीनन जो ऐप्स पे आते हैं वो 15-20 मिनट 25 मिनट का शायद गैप उसमें हो सकता है अपडेट का, लेकिन फिर भी आप हिसाब लगा सकते हैं कि इस वक्त 7:45 बजे कालाम में -15 है। रात को यहाँ पे क्या कबाड़ा होता होगा। ये जो है ना, हाँ। ये जो मैंने पहना हुआ है ना जैकेट, ये -20 तक काम करता है। क्या बात है। इसकी टोपी भी जो है ना ये इतना ही है जी। लेकिन ये जो आप पे चर्बी है ना, हाँ। आज मुझे लगा ये वाकई में यूजफुल है। आप -15 में बगैर टोपी के घूम रहे हो, सैल्यूट पेश करता हूं। क्या बात है। मेरी सर्दी बढ़ती जा रही है। नाज़रीन, लाइट बहुत कम हो गई है, सीन आप नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन आप गुफ्तगू बड़ी इंटरेस्टिंग है इसलिए मैं इसको काटूंगा नहीं। आपने मेरी वीडियोस में मेरे कपड़ों से अंदाज़ा नहीं लगाना कि जहाँ मैं खड़ा हुआ कितनी ठंड है। आपने हमेशा सरवत भाई के कपड़ों को, उनकी जैकेटों को, उनसे अंदाज़ा लगाना है कि जिस जगह हम खड़े हैं वहाँ ठंड का क्या माहौल है। क्योंकि मेरी और ठंड की कुछ इस तरह की दोस्ती है कि कुछ ख़ास माहौल के अलावा ओवरऑल मैं ठंड को ज़रा अच्छा कैटर कर लेता हूँ। लेकिन अगर आपने ठंड का अंदाज़ा लगाना है, आपने ये सेट करना है कि कितनी ठंड थी, तो आपको वो सरवत भाई के एटीट्यूड से पता लगेगा। मेरा थोड़ा सा मसला ये है कि मैं नीलफरी भी जूतियाँ पहन के चला जाता हूँ। शाहजी रेस्टोरेंट है, इसमें हम आए हैं। आज हमने जहन बनाया था कि हम बीफ टिक्का कढ़ाई या फिर हम मटन खाएं, लेकिन इस वक्त दोनों ही नहीं मिल रहे, लिहाजा चिकन कढ़ाई के साथ नाज़रीन खाना आ गया है। जो हम चाहते थे वो तो नहीं मिला, लेकिन चले चिकन कढ़ाई हमें मिल गई और कबाब हमने टेस्ट के लिए मंगाया।